दोस्तों, मैं अंकित कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल में जिसका नाम है नौतलो। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है उसका नाम है प्लेस टू सू कि कहाँ हम पार्टी को सू कर सकते हैं, कहाँ हम उस पे केस कर सकते हैं, किस ज्यूरिडिक्शन में हम केस कर सकते हैं। अगर हमारे साथ कुछ सिविल रॉन्ग हुआ है या फिर हमारे साथ हमें कोई सिविल केस फाइल करना है तो हम ज्यूरिडिक्शन कैसे डिटरमाइन करेंगे। इस टॉपिक को मैंने पिछले अपने वीडियो में थोड़ा बहुत कवर किया था। अगर आपने वो मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाकर देखें। उसका नाम है, टाइटल है कंसेप्ट ऑफ रेस सब्जुडाइज एंड रेस जुडिकाटा। उस वीडियो में मैंने ज्यूरिडिक्शन के कुछ पार्ट्स कवर किए थे, जिसमें मैंने बताया था कि ज्यूरिडिक्शन कई तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन, सेकंड पेक्यूनियरी ज्यूरिडिक्शन, थर्ड ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, फोर्थ एपीलेट ज्यूरिडिक्शन एंड द फिफ्थ वन इज ज्यूरिडिक्शन बेस्ड अपॉन द सब्जेक्ट मैटर। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज हम सेक्शन वाइज कवर करेंगे इस चीज़ को कि किस मैटर में किस तरह के सब्जेक्ट मैटर में कैसे हम प्रोसीड कर सकते हैं अपने सूट को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे सेक्शन 15 ऑफ सीपीसी क्या कहता है। सेक्शन 15 ऑफ सीपीसी पेक्यूनियरी ज्यूरिडिक्शन के बारे में कहता है। आइए इसके वर्ड्स देखते हैं। एवरी सूट shall be instituted in the court of lowest grade competent to tried। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी सूट है वो वहीं पर ट्रायल के लिए जाएगा जो कि लोवेस्ट कोर्ट होगा उसके जुरिडिक्शन के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि अगर वो सूट किसी हायर ग्रेड के पास चला गया तो उसका जो डिक्री होगा वो नलिटी आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो किसी रीज़न की वजह से हायर ग्रेड के जज के पास चला गया होगा, लेकिन उसके डिक्री को नलिटी नहीं करेंगे। अब अगर ऐसा है कि मान लीजिए जुरिडिक्शन किसी लोअर कोर्ट का 10,000 तक का है और अपर कोर्ट हायर ग्रेड के कोर्ट का 1,00,000 रुपए है, और अगर हायर ग्रेड के कोर्ट ने कोई डिक्री पास कर दिया हो तो उसको नलिटी नहीं कहेंगे। लेकिन अगर हायर कोर्ट का हायर ग्रेड के कोर्ट का जो जुरिडिक्शन बन रहा है उसका जो सूट बन रहा है वो अगर हम लोअर कोर्ट में फाइल कर देते हैं और किसी रीजन की वजह से वो कोर्ट का ट्रायल होता है और आगे जाके डिग्री पास होती है तो वो नलिटी हो जाएगा, क्योंकि वो कोर्ट कॉम्पिटेंट ही नहीं है उस सूट को ट्राई करने के लिए। मतलब ये है कि सिंपल सी बात ये है कि मैं बड़ा हूँ, हायर ग्रेड का कोर्ट हूँ और मैं सारे अपने लोअर ग्रेड के कोर्ट को भी का भी पावर है मेरे पास, तो मैं उन सब मैटर्स को भी देख सकता हूँ क्योंकि मैं वहीं से आया हूँ। मैं लोअर ग्रेड के कोर्ट को डील कर चुका हूँ। इसलिए मैं अभी बीइंग इन अ हायर ग्रेड कोर्ट मैं उन सभी मैटर्स को देख सकता हूँ। इसलिए जो मैं पास करूँगा वो नलिटी नहीं कहलाएगा। लेकिन जो लोअर ग्रेड का कोर्ट है उसने अभी हायर ग्रेड के कोर्ट तक वो पहुँचा ही नहीं है। तो अगर लोअर ग्रेड का कोर्ट कोई ऐसा मैटर पे डिग्री पास करता है जिसका ऑथोरिटी सिर्फ हायर कोर्ट के पास है तो वो उस डिग्री को नलिटी कहा जाएगा। और दोस्तों, अगर मैंने सपोज कहीं केस फाइल किया है, सपोज इट इज़ अ लोअर ग्रेड कोर्ट, वहाँ पर 10,000 का लिमिट है। आप 10,000 तक का सूट आप उस कोर्ट में फाइल कर सकते हो, वहाँ पर ट्रायल के लिए जा सकते हो। और अगर आपका अमाउंट वैल्यू आगे बढ़कर 10,000 से 15,000 हो जाता है ड्यूरिंग द ट्रायल, क्योंकि हम तो मांगते हैं, जैसे हमने केस फाइल किया कि हमारा 10,000 या फिर सपोज 9,000 का मेरा रिकवरी अमाउंट है, मैंने रिकवरी अमाउंट फाइल कर दिया। बट कोर्ट का प्रोसीडिंग चलेगा, साल 2 साल चलेंगे, उसका इंटरेस्ट भी कैलकुलेट होता है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट होने के बाद अगर वही अमाउंट 12,000 हो जाए, तो वो जो डिग्री पास होगा वो वैलिड होगा, क्योंकि वो जो कोर्ट के पास केस लगा था वो विद इन द ज्यूरिडिक्शन लगा था। लेकिन केस का ट्रायल होने के बाद काफ़ी सारे वैल्यूज़ बढ़े या फिर इंटरेस्ट लगा, उसके बाद जो आउटकम आया वो 12,000 का आया। तो उसका जो डिग्री होगा उसे हम वैलिड कहेंगे, ना कि नल कहेंगे, क्योंकि कोर्ट ने अपने ज्यूरिडिक्शन में रहकर ये फैसला लिया है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा जो पेक्यूनियरी ज्यूरिडिक्शन क्या होता है। ऑल्दो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी ये बताया था कि हर कोर्ट का एक पेक्यूनियरी ज्यूरिडिक्शन डिटरमाइन होता है। सपोज इन दिल्ली सिविल जज 3,00,000 के मैटर डील कर सकते हैं, और उसी तरह से हाई कोर्ट के पास भी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है जिसमें वो 2 करोड़ से ऊपर का मैटर डील कर सकता है। उसी तरह से 3,00,000 से ऊपर के मैटर डिस्ट्रिक्ट जज डील करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा पेक्यूनियरी ज्यूरिडिक्शन, जो कि सेक्शन 15 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर कहा गया है। अब आइए चलते हैं हम सेक्शन 16 में। सेक्शन 16 ये कहता है सूट्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज। अब इसके वर्ड्स क्या कहते हैं, आइए समझते हैं। According to Section 16,
The following suits shall be instituted in the court within the local limits of whose jurisdiction the property subject matter is situate. पहला है suits for recovery of immovable property, suits for partition of immovable property, suits for foreclosure, sale or redemption in case of mortgage of or charge upon immovable property, suits for determination of any other rights to or interest in immovable property, suits for compensation for wrong to immovable property. मतलब किसी भी तरह का जो मतलब केस हम फाइल करेंगे वो चाहे वो रिकवरी ऑफ सूट्स हो या पार्टीशन हो या फिर फोरक्लोजर हो या किसी भी तरह का हो, उसके बारे में सेक्शन 16 में बात किया गया है। तो ऐसे केसेस में जहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी हो वहाँ पर हम सूट कहाँ फाइल करेंगे? तो इन केसेस में हम सूट उस जगह पे फाइल करते हैं जहाँ प्रॉपर्टी सिचुएट हो। सपोज द प्रॉपर्टी इज इन दिल्ली, तो हम फाइल यहाँ करेंगे केस। ऑल्दो हम फाइल वहाँ भी कर सकते हैं जहाँ पर डिफेंडेंट रिसाइड करता है या फिर काम करता है, ऑफिस हो या फिर वर्क फॉर गेन करता हो, कुछ भी हो उसका मतलब जहाँ पर डिफेंडेंट का कुछ भी चाहे वर्क हो, काम हो, ऑफिस हो या फिर घर हो या फिर जहाँ पर प्रॉपर्टी सिचुएट करती है। तो इस सेक्शन में यही कहा गया है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी जहाँ हो, जहाँ वो प्रॉपर्टी सिचुएट करे वहाँ फाइल करो या फिर आप वहाँ फाइल करो जहाँ पर डिफेंडेंट रहता हो या फिर काम करता हो। इसी तरह से अगर सब्जेक्ट प्रॉपर्टी एक से ज़्यादा जुरिडिक्शन में फॉल करता है तो जिस भी जो जुरिडिक्शन में ये फॉल करता है उन कोर्ट्स में हम फाइल कर सकते हैं केस। सपोज दिल्ली में क्या है कि जुरिडिक्शन सेंट्रल, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट इस तरह से डिवाइड है। तो कोई ऐसा प्रॉपर्टी हो काफ़ी बड़ा हो जो सेंट्रल में भी आ रहा हो और आपका नॉर्थ में भी उसका पार्ट आ रहा हो, तो इस केस में हम नॉर्थ के जुरिडिक्शन में भी फाइल कर सकते हैं और सेंट्रल के जुरिडिक्शन में भी फाइल कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जुरिडिक्शन का पता नहीं होता है, अनसर्टेनिटी होता है, तो उन केसेस में हम जो प्लेंटिफ है उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद रिगार्डिंग द अनसर्टेनिटी हम केस को प्रोसीड करवा सकते हैं। ये सेक्शन 17 और 18 में कहा गया है। दोस्तों अब सेक्शन 19 देखते हैं। सेक्शन 19 में ये कहा गया है कि उन केसेस में जहाँ पर टोर्ट होता है या फिर रॉन्ग होता है उन केसेस में केस हम कहाँ फाइल कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल समझते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी एक एग्जांपल समझाया था कि सपोज एक मूवी रिलीज हुई है, मूवी में मैंने कुछ काम किया है, बीइंग एन एडवोकेट मैंने वहाँ पर कुछ लीगल इश्यूज पे काम किया है। तो हर मूवीज़ के लास्ट में एक सब्जेक्ट टाइटल चलता है, तो उस सब्जेक्ट टाइटल में मेरा नाम नहीं दिया गया। मूवी रिलीज हो गई, सब्जेक्ट टाइटल में मेरा नाम नहीं दिया गया, पूरे इंडिया ने मूवी देख ली और कहीं भी मेरा नाम फ्लैश नहीं हुआ। इस केस में हम केस कहाँ फाइल कर सकते हैं, हम सूट कहाँ फाइल कर सकते हैं? तो इन केसेस में मेरे साथ रॉन्ग हर जगह हुआ है, ऑल ओवर द इंडिया हुआ है, क्योंकि कहीं भी मेरा नाम नहीं फ्लैश किया गया है, नहीं दिया गया है। तो इस केसेस में हम इंडिया में कहीं भी केस फाइल कर सकते हैं। तो ये है सेक्शन 19 का कहना। अब देखते हैं सूट्स ऑफ अदर काइंड, जो कि सेक्शन 20 में कहता है सूट्स ऑफ अदर काइंड। और भी तरह के जो सूट्स होते हैं जो कि इन सब सेक्शंस में 15, 16, 17, 18, 19 भी 19 में कवर नहीं हुआ हो, तो उसको हम सेक्शन 20 में कवर करते हैं कि और भी जिस तरह अलग तरह के सूट्स होते हैं वो कहाँ फाइल हो सकते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन द कॉज ऑफ एक्शन, द रेसिडेंस ऑफ डिफेंडेंट एंड द प्लेस ऑफ ऑफिस ऑफ डिफेंडेंट, ऐसी जगहों पे फाइल हो सकते हैं। अब देखिए कि कॉरपोरेशन, किसी भी तरह की कंपनी पे केस कहाँ फाइल कर सकते हैं। कंपनी होती है, उनके सब ऑफिसेस होते हैं, कई सारे ऑफिसेस होते हैं जगह जगह पे। ऐसा नहीं है कि उनके जहाँ जहाँ ऑफिस है वहाँ वहाँ हम केस फाइल कर सकते हैं। या तो हम उनके प्रिंसिपल ऑफिस के जुरिडिक्शन में फाइल कर सकते हैं या फिर वैसे ऑफिस से जहाँ पर कोई कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ हो उस ऑफिस पे फाइल कर सकते हैं। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मेरी एक कंपनी है जिसके ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया है। अब सपोज मेरा एक ब्रांच है कलकत्ता में। कलकत्ता में मैंने अपने ब्रांच के थ्रू वहाँ पर किसी चीज़ का ऑर्डर करवाया। सपोज मैंने मेरा गारमेंट का शॉप है, मैंने वहाँ पर कोलकाता से गारमेंट का ऑर्डर दिया। ऑर्डर देने के बाद मैंने उसे पे नहीं किया। अब वो कहाँ मुझे सू कर सकता है? या तो वो मुझे दिल्ली में सू कर सकता है या तो वो मुझे कलकत्ता में सू कर सकता है, क्योंकि कलकत्ता में भी मेरा एक ऑफिस है जिसके थ्रू कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ। अब देखते हैं सेक्शन 21 क्या कहता है। सेक्शन 21 का कहना है नो ऑब्जेक्शन एज टू द प्लेस ऑफ सुइंग will be allowed by an appellate or revisional court unless the following three conditions are satisfied. First condition is the objection was taken in the court of first instance. It was taken as the earliest possible opportunity. There has been an
अ कंसीक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस। तो दोस्तों यहाँ क्या होता है कि सपोज मैंने एक केस फाइल किया दिल्ली में जिसका जुरिडिक्शन सपोज मेरा 4 लाख का रिकवरी अमाउंट है, लेकिन मैंने उसे सिविल जज के पास फाइल किया है जिसका जो कोर्ट कॉम्पिटेंट है सिर्फ 3 लाख तक का अमाउंट देखने के लिए, रिकवरी केस देखने के लिए। मैंने वहाँ जाके फाइल कर दिया, कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया, दूसरी पार्टी आई, ट्रायल हो रहा है, सब कुछ हो गया, लेकिन दूसरी पार्टी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया इस चीज़ को, उसने इस चीज़ को ऑब्जेक्ट ही नहीं किया। और अगर उसने ऑब्जेक्ट नहीं किया और इस केस में ट्रायल होने के बाद डिक्री पास हो जाती है, आगे जाके सपोज दूसरी पार्टी अपील के लिए, रिवीजन के लिए आगे जाता है, तो उस अपील और रिवीजन में वो इस ग्राउंड को नहीं ले सकता है, ये ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता है वो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21 इसमें यही कहा गया है कि अगर आपको कोई भी इस तरह का ऑब्जेक्शन लेना हो तो वो फर्स्ट इंस्टांस में ही लें, अर्लीस्ट पॉसिबल जब भी हो तब लें। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो? ऐसे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक शेयर करें, हमारा इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज है उसे भी फॉलो करें। इस वीडियो को देखते रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।